नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। बड़ा विषय है और बड़ा विषय ये है, क्या 9 जजेस की बेंच का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 8-1 की मेजोरिटी से आया हो, उसमें एक जज का जो व्यू आया हो, क्या उस जज के व्यू को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार संशोधन करके उस जजमेंट को पलट सकती है। आप सोचिए, 2 जजमेंट आए 9 जजेस की बेंच के और 8-1 से दोनों पास हुए। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना उसके अपोजिशन में थी, यानी कि माइनॉरिटी में थी, और ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना के डिसीजन को केंद्र सरकार ने संशोधन करके लागू करवा दिया और बाकी 9 जजेस के दोनों जजमेंटों को पीछे अपास्त कर दिया हो। क्या ऐसा संभव है? क्या ये जुडिशरी बनाम सरकार है? और अच्छा, एक बात और भी है, बड़ा खतरनाक प्रश्न है। वो ये है कि जब कानून में संशोधन कर दिया जाए, कानून में संशोधन का मतलब है कानून जो एक्ट बना था उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, उसमें संशोधन कर दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके प्रावधानों के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हो, उसमें संशोधन न किया जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा चैलेंज होगा? झारखंड सरकार का ये महत्वाकांक्षी जो उनका लेविंग था, वो डिफिसिट में चल रहे हैं। उन्होंने नए टैक्स लागू कर दिए और उन नए टैक्सेस को लागू रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कर दिया हो। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ जब कर दिया हो तो फिर झारखंड सरकार डिफिसिट में जा रही हो और केंद्र सरकार उस कानून को पलट दे, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को ही पलट दे जिसके आधार पर झारखंड सरकार ने लाखों अरबों डॉलर का टैक्स लगा दिया हो। झारखंड जेपीएससी का मामला पहले ही चल रहा है, छात्र वहां आंदोलन पर हैं और देश भर की मीडिया और सिस्टम देखिए। जब जंतर मंतर पर सीजेपी, जो एक फर्जी टाइप की वो है, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक सोशल मीडिया ग्रुप, उस पर तो बड़ा बवाल हुआ। वो संसद की तरफ चले, संसद पर हमला करने के उद्देश्य से चले तो लाठीचार्ज हुआ, उनको रोका गया, तब तो छात्रों पर हंगामा था। लेकिन झारखंड के अंदर वो रात में प्रोटेस्ट को डंडे बंदूक चलाकर खत्म करते हैं, रात में लाठीचार्ज करते हैं, महिलाओं को मारते हैं। वो विधानसभा के ऊपर हमला करने नहीं जा रहे थे, वो तो रात में वहीं पर थे और उनके ऊपर हमले हों, रात में पुलिस उनको मारपीट करे और झारखंड का मुख्यमंत्री पुलिस को शाबाशी दे। क्या ये संसद वाले प्रकरण से ज्यादा भयावह प्रकरण नहीं है? ऊपर से ये लेवी का मामला, और लेवी के मामले को शायद इस लेवी को ही छुपाने के लिए ये सब कुछ चल रहा था क्या? मैं एक बड़े ही बेसिक जजमेंट पर बात कर रहा हूं। आप सोचिए कि 9 जजेस की बेंच के जजमेंट को ओवर रूल कर दे केंद्र सरकार, और ये सब कुछ जो देश में बवाल चल रहा था उसके बीच में वो कहीं छुप जाए। हम लोग लगातार कहते आए हैं कि मोदी जी कहीं पर नजर रखते हैं, कहीं पर निशाना लगाते हैं। मोदी जी जहां पर निशाना लगाए हों वो कुछ दिन बाद ही समझ में आता है, उस समय समझ नहीं आता। 8-1 का जजमेंट 25 जुलाई 2024 को आया था और उस जजमेंट की खास बात यह थी, सीजेआई उस समय चंचूड़ साहब हुआ करते थे और माइनॉरिटी में ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना हुआ करती थी, जो कि 1 महीने कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस बनने वाली हैं और भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली हैं। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना के जजमेंटों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी राष्ट्रवादिता बिल्कुल आज के चीफ जस्टिस की तरह दिखाई देती है, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की तरह उनमें भी राष्ट्र प्रियता दिखाई देती है और राष्ट्र कैसे एकजुट हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट राष्ट्र के उनके बिल्कुल क्लियर हैं ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि फेडरलिज्म की जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़कर देख लो। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। वो कहते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा पढ़कर देख लो, क्योंकि ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों से मिलकर बना हुआ देश है, और जब राज्यों से मिलकर बना हुआ देश है तो इसमें फेडरलिज्म है, फेडरल है, और फेडरल है तो राज्यों की स्वायत्तता है। राज्यों की स्वायत्तता है तो फिर राज्यों की स्वायत्तता को केंद्र कैसे मार सकता है? राज्यों को अधिकार केंद्र कैसे छीन सकता है? ये बात उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी उठाई। वो अमेरिका की तरह भारत को समझते हैं, जबकि
डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय ही कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट हमने जो शब्द उठाया है वो नॉर्थ अमेरिकन यूनियन से उठाया है, और नॉर्थ अमेरिकन यूनियन कनाडा का प्रकरण है, और कनाडा से हमने उठाया है। इसका मतलब किसी भी राज्य को बाहर जाने का अधिकार नहीं है। उसको उतनी ही स्वायत्तता है जितनी की कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोवाइड की है, उतनी ही स्वायत्तता है जितना कि संविधान उसको देता है। उसको इतनी स्वायत्तता नहीं है कि वो संविधान से परे हो जाएगा। लेकिन जब केंद्र सरकार ने यह संशोधन किया तब भी यही प्रश्न उठाकर वो सामने आए हैं और विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से वो कह रहे हैं कि राज्यों की स्वायत्तता को खत्म करने का ये प्रावधान केंद्र सरकार ने पास किया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच के जजमेंट के खिलाफ है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत फेडरेशन नहीं है। इसलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, और उससे उसी समय पर जब अंग्रेज यहां पर हुआ करता था तब उस समय सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा गया था। लेकिन बाद में हमने उसका फेडरल कोर्ट का स्ट्रक्चर हटा दिया और अब हम उसको सुप्रीम कोर्ट ही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत फेडरेशन नहीं है। हां, फेडरल स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट किया है, इसका मतलब है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर विश्वास करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को केंद्र से ज्यादा पावर हो जाएगी, जैसा कि आर्टिकल 35 कैपिटल ए के मामले में नेहरू जी ने मान लिया था कि केंद्र से ज्यादा राज्य को पावर है, और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 7 के मामले में क्लॉज दे दिया था जिसमें यह कहा था कि जो लोग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आएंगे उनको राज्य निवासिता दे सकता है, और उस निवासिता के आधार पर वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी कि भारत सरकार नागरिकता नहीं देगी, नागरिकता शुरू होगी जम्मू कश्मीर से। और यही कारण था कि आज इन्फिल्ट्रेशन में कई लोगों को मारना पड़ता है। उस समय वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर आते थे, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक डॉक्यूमेंट बनाते थे और फिर इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में घुस आते थे, और जम्मू कश्मीर उनको निवासिता देती थी, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देती थी, और उस रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के आधार पर केंद्र की उसको नागरिकता मिल जाती थी। ये एक रास्ता था। अभी घुसपैठियों को बाहर करते समय ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि आखिर ये क्या खेलते रहे। ऐसा ही ये मामला सामने है। आप सोचिए कि जमीन के अंदर और आसमान के ऊपर, नदियों में, जमी और समुद्र में, यहां केंद्र सरकार की अथॉरिटी होती है। बाकी जितनी जमीन है वो सब राज्य सरकार के पास रहती है, क्योंकि लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन जमीन के अंदर का जो मिनरल्स एंड माइंस हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं। इसी प्रकार समुद्र के अंदर जो भूमि है, समुद्र के अंदर भले ही टापू हैं, वो सब केंद्र की प्रॉपर्टी होती है, और समुद्र के अंदर भी माइंस एंड मिनरल्स केंद्र की होते हैं। इसी प्रकार से नदियों का पानी, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन भले ही होता है लेकिन उस पर अधिकार केंद्र का होता है, पर नदियों में खनन का राइट राज्य का होता है। पर जमीन के अंदर के खनन के जितने राइट हैं वो सब केंद्र के पास होते हैं। टैक्स वर्सेस रॉयल्टी, ये एक प्रश्न उठा दिया गया। हालांकि उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया था, योगी जी सरकार में नहीं थे, वो पहले की सरकार थी, लेकिन वो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में उठा था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र जो कुछ भी रॉयल्टी लगाता है उसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी उस पर टैक्स लगाने का अधिकार रखती है। अब सवाल यह था कि अगर जमीन के अंदर के माइंस एंड मिनरल्स सारे केंद्र सरकार के हैं और केंद्र सरकार रॉयल्टी लगाकर उसको उठाती है, राज्य सरकारें अपने हिसाब से प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगी और अपने घाटे को, ये फ्रीबीज बांटने वाला जो चक्कर है ना, ये बांटने के लिए, जैसे तमिलनाडु, केरला, ये तो खूब बांटते हैं। ये जो फ्रीबीज बांटने का उनका प्रयास रहता है, फ्री में बांटो और सरकार चलाओ। सरकार कोई काम ना करे, सरकार कोई व्यवसाय ना करे, सरकार कुछ कमाए नहीं, लेकिन सरकार बांटे ताकि उसकी सरकार बनती रहे और वो अय्याशियां करते रहें। ये मामला जब सामने आता है तो ध्यान में आता है कि अगर इनको अधिकार दे दिया गया कि ये माइंस एंड मिनरल्स पर टैक्स लगा सकते हैं तो गजब हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। माइंस एंड मिनरल्स के मामले में उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में माइंस एंड मिनरल्स थे उन राज्यों ने अपने यहां टैक्स लगा दिया। जब विवाद बड़ा हुआ, क्योंकि ये केंद्र का डोमेन है और केंद्र का डोमेन ये है कि माइंस एंड मिनरल्स केंद्र के होते हैं और केंद्र उस पर रॉयल्टी लगाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसकी बिक्री करती है या फिर उसको लीज पर उठाती है, उसके खनन के लिए तैयारियां करती है, उसके खनन के लिए व्यवस्था करती है।
लेकिन अगर राज्य वहां से ट्रक निकलने नहीं देगा, राज्य वहां से मिनरल्स निकलने ही नहीं देंगे, राज्य वहां माइनिंग ही नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको टैक्स लगाने का अधिकार है। तो यह विवाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आया, क्योंकि 7 जजों की एक बेंच पहले से इस पर कह चुकी थी कि राज्य को कोई भी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। रॉयल्टी और टैक्स एक से ही हैं, और रॉयल्टी और टैक्स चूंकि एक से ही हैं, इसलिए राज्य का ये डोमेन नहीं बनता, चाहे वो रॉयल्टी के नाम से हो चाहे टैक्स के नाम से हो, जो कुछ भी है, चूंकि वो केंद्र के डोमेन में आता है, इसलिए केंद्र को उसको लगाने का अधिकार है। ये चूंकि पुराना जजमेंट 7 जजेस की बेंच का था, इसलिए उसको जब दोबारा चैलेंज हुआ तो ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको 9 जजेस की बेंच में डाला, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, रॉयल्टी की डेफिनेशन और टैक्स की डेफिनेशन दोनों अलग अलग हैं। स्टेट की कॉम्पिटेंसी और केंद्र की कॉम्पिटेंसी दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनका इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। अब डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी की डेफिनेशन जब बनाई गई तो यह हुआ कि कंसिडरेशन पेड टू द लेसर, यानी कि लीज का जो अमाउंट है, लेसर कौन है? केंद्र सरकार लेसर है, इसलिए केंद्र सरकार जब लीज पर उठा रही, जब उसका पट्टा दे रही है, तब उसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन केवल रॉयल्टी है। लेकिन टैक्स का मामला जहां तक आता है तो स्टैट्यूटरी लेवी दैट एसेंशियली फंक्शन एज ए टैक्स ऑन ए मिनरल एक्सट्रैक्शन, और उन्होंने जब टैक्स कहते हैं तो वो राज्य का डोमेन आता है। यानी कि जब आप दोनों शब्दों को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे तब वो कहते हैं कि नहीं, इनका मतलब अलग अलग है। आपने रॉयल्टी ली क्योंकि आपने लीज दे दी, लेकिन जब उसमें से सामान निकाला, जितना निकाला उस पर टैक्स राज्य सरकार को लगाने का अधिकार है। आप लीज दे सकते हैं। अब इसमें स्टेट की कॉम्पिटेंसी क्या है, स्टेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यह बात MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो हमारे पास बना हुआ था, वो ये कहता है, वो तो अनुमति नहीं देता, लेकिन संविधान की 7वीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 49 और 50 ये पावर देती है कि राज्य के पास जो कुछ भी है वो उस पर टैक्स लगा सकता है। राज्य का टैक्स लगा सकता है, लेकिन क्या फ्रेगमेंटेशन स्टेट टैक्सेशन में हो सकता है? दोनों में हो सकता है। क्या माइंस एंड मिनरल्स में भी टैक्स लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इंटरप्रिटेशन किया कि नहीं, आपको रॉयल्टी लेने का अधिकार है, स्टेट को टैक्स लगाने का अधिकार है। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा था कि इससे बहुत बड़ी समस्याएं देश में खड़ी हो जाएंगी। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, उन्होंने कहा था कि इससे केंद्र का जो डोमेन है उस डोमेन पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य गलत तरीके से होड़ में लग जाएंगे। राज्यों को चूंकि माइंस एंड मिनरल्स का अधिकार नहीं है, वो टैक्स अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देंगे, और इससे देश में माइंस एंड मिनरल्स महंगे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र के डोमेन पर भी कुठाराघात होगा, जो कि ठीक नहीं है। जब हम रॉयल्टी और टैक्स की बात करते हैं, दोनों लगभग एक से हैं, और जो पुराना जजमेंट है 7 जजेस की बेंच का वो करेक्ट है, उसको बदलने का कोई यहां पर कारण नहीं लगता। लेकिन 8 जजेस इस बात को एग्री नहीं कर पाए, और 8 जजेस की बेंच ने इस बात को कहा कि नहीं, टैक्स और रॉयल्टी अलग अलग है, राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार है। राज्यों को तब तक MMDR में टैक्स लगाने का अधिकार है जब तक कि केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र ने कानून पास किया है और कानून में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, इसलिए एंट्री नंबर 49 और एंट्री नंबर 50 7वीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट की, ये राज्य को टैक्स लगाने की पावर देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, इसलिए राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया तो राज्यों की तो बाँचें खुल गई, और उनको लगा कि फेडरलिज्म के आधार पर जब मिनरल्स और ये बाकी चीजें भी हमारी हो जाएंगी तो फिर केंद्र का डोमेन हल्का हो जाएगा, केंद्र की जो पावर है वो हल्की हो जाएगी। अब हमें भी कुछ राइट है, और ये राइट दूरदृष्टि से में अगर देखें तो वो उधर ले जाता है कि जमीन हमारे राज्य में है, हम उसके ओनर हैं। जैसे केजरीवाल कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, ये LG दिल्ली का मालिक कहां से आ गया? जनता ने बताया कि तुम दिल्ली के मालिक नहीं हो, और राज्यों का कोई मालिक नहीं हो सकता। हमने तुम्हें व्यवस्था में बिठाया है, व्यवस्था करने के लिए बिठाया है, इसलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि तुम इसके मालिक बन जाओ, राजा बन जाओ। यहां राज्यों को जब ये लगने लगेगा कि हम मालिक हैं,
क्योंकि हमारे पास पावर आ चुकी है तो ये संभव है कि वो सेपरेटिज्म की तरफ भी विचार कर सकें। अगर कुछ गड़बड़ सरकार बैठेगी भविष्य में तो वो सेपरेटिज्म की तरफ भी सोच सकती है, जम्मू कश्मीर की तरह, जैसे अभी तक तमिलनाडु सोचता रहा। तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार थी वो ऐसा ही कुछ कहती रही, इसलिए ये नहीं लगाया जा सकता। हालांकि वो जजमेंट हो गया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का चक्कर था, 1.5 लाख करोड़ का। अब 1.5 लाख करोड़ की वसूली के लिए क्या किया जाए, तो फिर से एक पिटीशन आई और पिटीशन फिर 9 जजेस की बेंच में गई। इसलिए मैं कहता हूं 9 जजेस की 2 बेंचें बैठी थी। दूसरी बेंच में यह बात आई, क्या यह प्रोस्पेक्टिव चलेगा या रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा, मतलब जिस दिन जजमेंट हुआ उसके आगे वसूली कर सकते हैं या पीछे वाली वसूली भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपने टैक्स लगाना शुरू किया था तब से वसूली कर सकते हो, केवल आप, चूंकि ये डिस्प्यूटेड मामला था इसलिए आप इन मामलों में वो नहीं लगा सकते, इसके ऊपर ब्याज नहीं लगा सकते, इसको आप इंटरेस्ट फ्री करना पड़ेगा। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली, देश में तो हंगामा होने वाला था, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ की वसूली अगर राज्य कर लेंगे तो फिर ये माइंस एंड मिनरल्स दोनों ही हमारे लिए तो बड़ी समस्या बन जाएगी। 2026 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, एमएमडीआर एक्ट में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया। ये सब हंगामा ही कर रहे थे कि वो उनको सजा दो, इनको सजा दो, ऐसा दो वैसा दो, और केंद्र सरकार कह रही थी कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं छात्रों के हर मामले में। अब चूंकि ये सब फंसने वाले थे, केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस पर करने वाले हैं, और अमित शाह जी तभी आए होंगे जब उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली होंगी। और इनमें जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि गुंडे अलग करो और स्टूडेंट अलग करो, वो सारी रिपोर्टें जब आ गई होंगी तो उसको रखने वाले थे, इसलिए ये राजी नहीं हुए। लेकिन केंद्र सरकार ये कानून पास कराने में सफल हो गई, क्योंकि ये बार बार बायकॉट कर रहे थे, बार बार उधम मचा रहे थे, तो केंद्र सरकार ने ये वाला पकड़ लिया और 1.5 लाख करोड़ की रिट्रोस्पेक्टिव क्लिफ को भी यहीं पर जाम कर दिया। इससे झारखंड जैसे राज्यों को तो बड़ी समस्या होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रॉयल्टी और टैक्स, तब केंद्र ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को सेक्शन 90A जोड़ा और 9A जोड़ा और कहा राज्य सरकार को किसी भी माइंस एंड मिनरल्स के मामले में कोई टैक्स लेवी करने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय लिखा था कि अगर कानून में प्रावधान नहीं है इसलिए हम ये जजमेंट कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने कानून में प्रावधान बनाकर इसको लागू कर दिया, प्रोस्पेक्टिव कर दिया और कहा ये अब लागू होगा, यानी कि 1989 से लेकर और 2026 तक, क्योंकि पुराना वाला जो जजमेंट था वो 1989 का था और जो नया वाला जजमेंट है माडा वर्सेस सेल का वो 2024 का जजमेंट है। तो 1989 जिस जजमेंट की वजह से, ये 7 जजेस की बेंच की जजमेंट की वजह से ये सब बवाल खड़ा हुआ, उसको पलटने के लिए बवाल खड़ा हुआ था, 1989 से लेकर अभी तक अगर कोई लेवी की गई है। अब इसमें जो नई समस्या आएंगी, वो केंद्र सरकार ने जब क्लैरिफिकेशन दिया है तो ये कहा है कि जिनकी वसूली अभी नहीं हुई उनकी नहीं हो सकती। तो भाई जिनकी वसूली हो चुकी है वो कोर्ट आएंगे और वो कहेंगे कि वसूली हमसे क्यों साहब, हम लॉ अबाइडिंग पर्सन थे, हमने पेमेंट कर दिया इसलिए हमारा पैसा चला गया और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनका बच गया। ये तो बाइफर्गेशन ठीक नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन भी ठीक नहीं है और ये क्लासिफिकेशन भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। तो फिर से वो कोर्ट आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल अभी वहीं का वही है। सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने जब इसको पलट दिया है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो वो एंट्री 4950 कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दिया था और एमएमडीआर एक्ट एक इंस्टीट्यूट है, तो संविधान बनाम इंस्टीट्यूट, संविधान बनाम एक्ट, संविधान बनाम कानून। तो संविधान के आधार पर किए गए इंटरप्रिटेशन को क्या कानून बनाकर बदला जा सकता है? यह एक नया इंटरप्रिटेशन का ग्राउंड सामने निकलकर आ रहा है कि भाई ये भी एक डिस्प्यूट नया खड़ा होगा और ये भी एक नई समस्या खड़ी कर सकता है, जिसके इंटरप्रिटेशन के लिए फिर से 9 जजेस की बेंच को बिठाना संभव हो सकता है कि उसको बनाना पड़े। रेगुलेशन बनाम रेवेन्यू। रेगुलेशन का मतलब है कि इस पर कानून बनाना और रेवेन्यू राज्य का राइट है। तो क्या रेवेन्यू टैक्स लगाने का अधिकार है? तब उन्होंने कहा स्टेट को टैक्सेशन का राइट नहीं है, स्टेट टैक्सेशन नहीं लगा सकता। और इस एमएमडीआर एक्ट में
सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ही ये राइट होगा, जबकि हकीकत ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप अगर उस पर देखेंगे तो स्टेट्स शेयर इन मिनरल रेवेन्यू 85%, कोल्स शेयर इन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 73%, सेंटर शेयर इन मिनरल रेवेन्यू 11% होता है। फिर भी और ये लेवी लगाकर क्या सब खेल ही लंबा कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्लैरिटी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्लियर करते हुए केंद्र सरकार ने 9 जजेस की बेंच के जजमेंट को, दोनों जजमेंटों को पलट दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में नया चैलेंज होगा तो देखा जाएगा। इससे फेडरल स्ट्रक्चर बरकरार, केंद्र का राइट बरकरार और राज्यों की अतिवादिता रोक दी है। फेडरलिज्म नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर केवल स्ट्रक्चर है, राइट नहीं है, ये बात कह दी। अपोजिशन इसी बात को लेकर अब ऊधम मचा रहा है और कह रहा है कि राज्यों की स्वायत्तता को केंद्र ने रोक दिया और 9 जजों की बेंच के जजमेंट को भी केंद्र ने पलट दिया। आप क्या कहते हैं इस मामले में, मुझे जरूर बताइएगा। ये बहुत गहरा राज है, सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, जिसको मुझे लगता है हर लॉ स्टूडेंट को समझना ही चाहिए। हर एक उस व्यक्ति को जो पॉलिसी पर काम करता है, आईएएस लेवल पर, मतलब आईएएस है या फिर बनना चाहता है, जो जुडिशियल सर्विसेज में आना चाहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन करना चाहता है, जो देश की पॉलिसी को गहराई से समझना चाहता है, ये उनके लिए मैंने एक 100 जजमेंटों का एक पूल बनाया है, जिनमें छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन किए हैं। अभी हम उसको रिलीज करने वाले हैं। अगर वो 100 जजमेंट आपने पढ़ लिए, हमारे ऐप पर वो जाएगा, अगर वो 100 जजमेंट आपने लीडिंग केसेस पढ़ लिए तो आप समझिए कि आपने हिंदुस्तान का कानून बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया और फिर उसके बाद आप कोई भी इंटरप्रिटेशन करने में सक्षम होंगे। क्या कहते हैं आप? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।